ठीक है, तो कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने आईयूपीएसी किया था लास्ट में। जो फिनाइल वाले जो ग्रुप होते हैं, बेंजीन वाले जो ग्रुप होते हैं या एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर किया था। उनका नॉमेनक्लेचर काफ़ी आसान है। उसमें से बेंजीन रिंग को देखना पड़ता है, फिर ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन बताए थे मैंने तुम लोगों को, वही सब होता है। तो मैं अभी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? हेलो, कोई बताएगा मुझे स्क्रीन पे क्या दिख रहा है तुम्हें? बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, ये दिख रहा है। आई डोंट नो, मेरे फ़ोन में है ना बहुत हेलो। ले हाँ, हाँ। मेरे फ़ोन में काफ़ी लेट लेट दिख रहा है, तो इसलिए मुझे हेलो। थोड़ा वो हो रहा है कि अभी मैंने काफ़ी देर से लगा रखा है, ये अभी आया है जस्ट। अब क्या दिख रहा है? हाँ, वही बेसिक बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब दिख रहा है। अच्छा, हाँ ये डिले हो रहा है। आई थिंक कि मैं जिस पेज से चल रहा हूँ यहाँ पे फ़ोन में या तुम्हारी स्क्रीन पे थोड़ा लेट दिख रहा है उसमें। आई थिंक ये नेटवर्क इशू होगा यहाँ पे। चलो कोई नहीं, मेरी साइड से नेटवर्क हाँ। इशू। चलो ठीक है, बीच में कुछ नहीं समझ में आएगा तो बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है? हाँ, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पढ़ा था। ऑर्थो ठीक। मेटा पैरा पोजीशन, ऑर्थो कौन सी होती है? जस्ट नेक्स्ट वाली 1 2 और 1 5 1 6 को हम लोग ऑर्थो बोलते हैं, 1 3 1 5 को मेटा बोलते हैं और 1 4 को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरा। तो हम लोग पहली पोजीशन 1 को फिक्स कर लेते हैं, ठीक है? तो बेंजीन रिंग कहीं पर भी अटैच हो, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन बेंजीन रिंग पे पहला जो अटैचमेंट है Cl है वो यहाँ पे है। तो इसको मैं 1 लूंगा, फिर 2 3 4 5 6 करके ये जो 2 और 6 वाली पोजीशन होंगी इनको मैं बोलूँगा ऑर्थो, ठीक है? ये जो 2 और जो 6 वाली पोजीशन है इनका नाम क्या है? ऑर्थो, ठीक है? 3 और 5 का नाम क्या है? मेटा, एंड फोर्थ जो है उसका नाम क्या है? पैरा, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि तुम, अगर मैं Cl को, तुम्हें पहला सब्स्टिट्यूएंट देखना है, तो अगर मैं Cl को यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है? तो इसके जो नेक्स्ट वाली दो होंगी, ये वाली होगी ऑर्थो, ये वाली होगी मेटा, एंड ये वाली होगी पैरा, ठीक है? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, जैसे कई बार मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे अगर Cl है तो इसको ऑर्थो ऑर्थो, ये मेटा मेटा हो गया और ये पैरा हो गया। और वो अगर मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ, इधर लगा दिया, तो वो फिर से ये दोनों ऑर्थो, ये दोनों मेटा और ये दोनों, ये वाला पैरा। नहीं, ये ऐसे नहीं होता, ठीक है? हमें क्या होता है, एक सब्स्टिट्यूएंट लेना पड़ता है और उसको स्टैंडर्ड रख के फिर हम लोगों को उसके रिलेटिव पोजीशंस देखनी पड़ती हैं, ठीक है? उसके जस्ट नेक्स्ट वाली जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके दोनों नेक्स्ट वाली, इधर वाली और इधर वाली ऑर्थो होंगी, फिर उसके जो नेक्स्ट वाली होंगी वो मेटा होंगी और उसके जो अपोजिट होगी वो पैरा होगी, ठीक है? तो तुम लोग ये गलती मत करना कि कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है। जहाँ पे भी सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसके जस्ट नेक्स्ट वाली ऑर्थो, फिर उसके नेक्स्ट वाली मेटा और एक ही पैरा पोजीशन होती है, ठीक है? तो दो ऑर्थो होंगी, दो मेटा होगा और एक पैरा। पैरा कौन सी होती है? एग्जैक्टली अपोजिट। और अब ये रिलेटिव पोजीशंस है, ठीक है? रिलेटिव पोजीशन मतलब अगर सब्स्टिट्यूएंट होगा तो ऑर्थो होगा, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो वो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बेंजीन रिंग लेता हूँ और मैं तुमसे पूछता हूँ कि ऑर्थो मेटा पैरा कौन सी है, तो इस केस में हम लोग ऑर्थो मेटा पैरा नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं होगा तो उसके रिगार्डिंग हम लोग ऑर्थो मेटा पैरा नहीं बता सकते। तो ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन बताने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? एक सब्स्टिट्यूएंट उसके ऊपर लगा होना चाहिए, ठीक है? तो अगर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस होंगी ऑर्थो, मेटा एंड देन ये वाला पैरा, ठीक है? अब शिवम तो आया नहीं आज। शिवम को कल एक
काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी जो उसको समझ में नहीं आ रहा था। आई डोंट नो तुम लोगों को समझ में आया या नहीं आया, फिर भी हम लोग लेट्स ट्राई इट आउट। तो कल जो मैंने परसों जो मैंने ये कराया था और मैंने जब H2O को लिखवाया था, तो मैंने बोला था कि ये जो लोन पेयर हैं वो कहाँ अटैक करेंगे, इधर अटैक करेंगे। तो लोन पेयर हैं जिसके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। लोन पेयर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। कार्बन और ऑक्सीजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ऑक्सीजन है, तो उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव एंड कार्बन के ऊपर क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव। अब ये जो बॉन्ड बनेगा और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड एक साथ नहीं बना सकता। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और ओ एच, उसने ये लिखा हुआ था प्रोडक्ट। सो ही वॉज आस्किंग मी कि ये प्रोडक्ट तो सही होना चाहिए, ये गलत क्यों है। नहीं, उसने बोला था ये प्रोडक्ट गलत है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा। तो पहली चीज़ जो मैंने तुम्हें बताई थी, लेफ्ट हैंड साइड पे जो टोटल चार्ज है वो क्या है, न्यूट्रल है। तुम्हें दिख रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ज क्या है, न्यूट्रल है। इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, वाटर के ऊपर भी चार्ज नहीं है, तो जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ। वाटर मॉलिक्यूल को मैं अच्छे से लिख देता हूँ। अब मैं क्या दिखा सकता हूँ, मैं इसको दिखा सकता हूँ, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह काम कर सकता है, लेकिन वाटर में क्या है, सिर्फ लोन पेयर है, तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर है, लोन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो ये कहाँ अटैक करता है, यहाँ पर। अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन के तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 1 2 3 4, दो तो इधर पहले से ही हैं और एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, तो 4 बॉन्ड ये हो गए। और जब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो 5 हो जाएंगे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन ने इसके इलेक्ट्रॉन ले लिया। अगर ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, ये O के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, ये ऐसे ही रहेगा, और ओ एच एच बन जाएगा, और ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रोन्यूट्रिलिटी प्रिंसिपल हमेशा देखेंगे। इलेक्ट्रोन्यूट्रिलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि यहाँ पे जो टोटल चार्ज है वो क्या है, जीरो। ना इसके ऊपर कोई चार्ज है ना इसके ऊपर चार्ज है। अगर मैं बोलूँ डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव एक दूसरे से कट जाएंगे, तो टोटल चार्ज क्या रहेगा, जीरो, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो टोटल चार्ज जीरो है, मतलब ये क्या है, न्यूट्रल है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पे न्यूट्रल है तो राइट हैंड साइड पे भी न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन हमें दिख रहा है एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो कहाँ पे आएगा, ऑक्सीजन पे। ना तो क्वेश्चन अराइजेस कि वाई ऑक्सीजन हैज पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, कोई मुझे बताएगा। हाँ सर, वो हमें लोन पेयर दे दिया इसलिए। थोड़ा तेज बोलो, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। बोले कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर था वो हाँ हाँ। डोनेट कर दिया है उसके पास। हाँ ठीक। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास ये है। अगर मैं इसका वैसे स्ट्रक्चर बना के देखूं तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, और एक लोन पेयर इधर है और एक लोन पेयर इधर है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके पास कितने हैं, 8 है, मतलब ऑक्टेट इज कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट है, तो अब इससे क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये कोई और बॉन्ड बनाएगा नहीं, लेकिन ये क्या कर रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है। बॉन्ड कैसे बना रहा है, ये अपना जो लोन पेयर है वो किसको दे रहा है, कार्बन को दे रहा है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, कैसे, इसने, मैं अगर इसको इधर कंसिडर करूं, ठीक है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे इसने किसको दे दिए, इसको दे दिए। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन है ये। और बॉन्ड किससे बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और कार्बन के पास कौन सा चार्ज आ जाना चाहिए, नेगेटिव, यही होगा।
तो ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बन के पास क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, फिर कार्बन ने क्या किया, अपना जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन को दे दिया, तो ओवरऑल जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके पास आ गया, ऑक्सीजन के पास आ गया, एंड कार्बन क्या हो गई, न्यूट्रल हो गई उस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, व्हेन वी डोनेट लोन पेयर, अगर हम लोग लोन पेयर डोनेट करेंगे देन एटम विल गेट पॉजिटिव चार्ज। तो एटम के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। किस केसेस में होता है ये, उन्हीं केसेस में होगा जहाँ पे एटम के पास लोन पेयर होंगे। तो जैसे NH3 है, NH3 है ये, और इसने क्या किया, H प्लस है कोई एटम, उसको अपना लोन पेयर दे दिया। तो NH3 के पास 3 हाइड्रोजन पहले से थे, एक लोन पेयर था, और ये लोन पेयर इसने किसको दे दिया, हाइड्रोजन को दे दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। अब जब ये हाइड्रोजन आ गया तो पहले हम लोग चेक करेंगे इलेक्ट्रोन्यूट्रली प्रिंसिपल, तो यहाँ पे क्या है, +1 चार्ज है, तो प्रोडक्ट में भी क्या होना चाहिए, +1 चार्ज होगा। अब ये +1 कहाँ आएगा, ये +1 चार्ज आएगा नाइट्रोजन के ऊपर। क्यों आएगा नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर था वो उसने H प्लस को दे दिया। तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, हाइड्रोजन के पास कितना चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, तो इसलिए मैंने हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे मेरे पास NH3 है, इसके पास लोन पेयर है, और यहाँ पे AlCl3 है। तो अब ये क्या करेगा, अपना जो लोन पेयर है वो किसको दे देगा, एल्यूमिनियम को दे देगा। ठीक है, तो ये हो गया लुईस बेस एंड दिस इज योर लुईस एसिड। तो NH3 इसने बॉन्ड बना लिया AlCl3 के साथ। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, जब भी लोन पेयर का डोनेशन होता है तो दे फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तुमने 12th क्लास में कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ा होगा। तो जब नॉर्मल बॉन्ड बनता है तो ऐसे बनता है, इसमें क्या होता है, बोथ एटम्स शेयर 1 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों एटम क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। कार्बन कार्बन ले लेता हूँ मैं, तो इसने एक शेयर किया, इसने एक शेयर किया, और यहाँ पे क्या बन गया, कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब एक एटम ने अपने, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे और दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, दूसरे वाले को दे दिए। तो एटम जब भी बॉन्ड बनेगा वो 2 ही इलेक्ट्रॉन से बनेगा, लेकिन इसको जो बॉन्ड को हम लोग डिनोट करते हैं एक एरो से। टेल कहाँ पे आती है, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया, और हेड कहाँ पे आएगी, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया। यहाँ पे ओनली 1 एटम शेयर्स इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक ही एटम शेयर करता है, लेकिन बॉन्ड किसके बीच में बन जाता है, दोनों के बीच में। तो यहाँ पे NH3 इसने अपना लोन पेयर दिया, तो NH3AlCl3 बन गया। अब ओवरऑल जो चार्ज था लेफ्ट हैंड साइड पे वो क्या है, 0 है, तो राइट हैंड साइड पे भी चार्ज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन ने क्या बना लिया, 4 बॉन्ड बना लिया, अपना लोन पेयर दे दिया, तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो एल्यूमिनियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो इसलिए हम लोग इसको चार्ज जनरली नहीं दिखाते हैं। तो तुम चार्ज दिखा भी सकते हो और नहीं भी दिखा सकते हो, बट ओवरऑल चार्ज क्या है, +1 -1 इज 0। ठीक है, सो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, व्हेन ऑक्सीजन मेक 3 बॉन्ड्स, जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड्स बनाएगा, देन इट विल हैव पॉजिटिव चार्ज। उसके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। व्हेन नाइट्रोजन फॉर्म 4 बॉन्ड, तो जब भी कभी नाइट्रोजन के ऊपर 4 बॉन्ड आ जाएंगे, देन इट विल हैव पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और जब फ्लोरीन या क्लोरीन या कोई भी हेलोजन फॉर्म 2 बॉन्ड्स, तो इनका वैलेंसी 1 होता है, लेकिन जब भी ये 2 बॉन्ड बना लेंगे, देन इट विल हैव +1 चार्ज। ठीक है, तो ऑक्सीजन के केस में कब, जब भी तुम्हें दिख रहा है कि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो उसको एक पॉजिटिव चार्ज दे दो।
जब भी नाइट्रोजन दिख रहा है कि वो 3 से ज़्यादा बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, तो उसके पास एक लोन पेयर होता है, उसने एक लोन पेयर दे दिया तो उसके पास +1 चार्ज हो जाएगा। और हैलोजन के पास क्या होता है, 3 लोन पेयर होते हैं, तो अगर उसमें से वो एक दे देगा तो एक बॉन्ड बना लेगा। तो अगर कोई भी हैलोजन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 2 बॉन्ड बना रहा है तो उसमें ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब जो दूसरी चीज़ है जो शिवम ने थोड़ा गलत कर रखा था, तो तुम्हें देखना है कि बॉन्ड सेम रहने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बॉन्ड का कहीं भी तुमने अटैच कर दिया या कहीं भी तुमने बॉन्ड तोड़ दिया। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ पे अटैक कर रहा है, ठीक है, और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे रहा है, ऑक्सीजन को दे रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि मैं कार्बोनिल बनाता हूँ पहले, सी सी, और यहाँ पे क्या आएगा, ओ ने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए, इससे इलेक्ट्रॉन ले लिए तो नेगेटिव आ गया। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ऑक्सीजन ने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव, ठीक है। अब ये इधर दे देगा तो इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और इसके पास कार्बन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, तो न्यूट्रल हो गया तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। तो ओवरऑल जो नेगेटिव चार्ज हो गया वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे इनके बीच में बॉन्ड बन गया, और इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया। बॉन्ड के ऊपर क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या है, एक लोन पेयर है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया, और 2 हाइड्रोजन एटम्स है, ठीक है। तो ऐसा मत करना कि सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम लिख दिया या ज़्यादा लिख दिए, जितने हैं उतने ही रहेंगे, ठीक है। अपने हिसाब से अपने मन से किसी को भी कम ज़्यादा मत कर देना, क्योंकि उसने आंसर में लिखा था O नेगेटिव OH, ठीक है, तो उसका एक हाइड्रोजन ही गायब हो गया। तो मैंने आया कि दूसरा हाइड्रोजन कहाँ है, तो उसने बोला कि ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बना सकता है। हाँ, 2 बॉन्ड बना सकता है, तो वो क्या करेगा, एक अपना H प्लस रिलीज कर देगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो ये COH इधर हो जाएगा, एक OH इधर हो जाएगा, और ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम है कि ये अनस्टेबल होता है, ये अभी हम लोग धीरे धीरे बताएंगे कि क्या होगा। अभी अनस्टेबल क्यों होता है, इट विल रिलीज वाटर मॉलिक्यूल और वापस से कार्बोनेट बन जाएगा। आई विल टेल यू लेटर। लेकिन अभी ये देखना ज़रूरी है कि जो ऑक्सीजन के जो जितने बॉन्ड्स तुम्हें दिख रहे हैं वो बनाने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीजन 2 बॉन्ड ही बनाता है, जब वो 2 बॉन्ड बनाता है तब वो स्टेबल होता है, ठीक है। जैसे ही ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना लेता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और साथ में वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो तुम ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बना सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन वहाँ से हटा दिए, क्योंकि 2 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बना सकते, 3 बॉन्ड बहुत आराम से बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड्स बनेंगे तो उसके ऊपर साइमल्टेनियसली क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और तुम्हें उसको पॉजिटिव चार्ज और सारे बॉन्ड्स तुम्हें साइमल्टेनियसली लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये डाउट क्लियर होगा। किसी को लास्ट क्लास से कोई और डाउट है तो मुझे बता दो, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। चलो, इट डजंट सीम्स कि किसी को कोई प्रॉब्लम है। हाँ, तो चलो ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या करना है, अब हमें करना है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स करना था। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का जो प्रिपरेशन है तो उसके लिए मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी बताना पड़ेगा और तुम्हें सारा बेसिक भी बताना पड़ेगा। बेसिक में क्या है कि बेसिक में तुम्हें पता होना चाहिए कि कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं, क्या एडिशन रिएक्शन है, क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्या एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, ये सब हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो ये हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली प्रिपरेशन शुरू नहीं करा रहा, क्योंकि प्रिपरेशन जब मैं कराऊंगा तो बहुत सारे मैकेनिज्म आ जाएंगे और फिर मैकेनिज्म में तुम लोग फंस जाओगे और फिर वो चीज़ मुझे 10 बार बतानी पड़ेगी। तो मैं पहले बेसिक बता रहा हूँ, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हम लोग बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कैसे क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल कैसे इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करता है। धीरे धीरे करेंगे, मैकेनिज्म सारे क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शंस के टाइप्स क्या हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पहली रिएक्शन आती है एडिशन रिएक्शन।
अब हम लोग ऑर्गेनिक की बात करें तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही देखेंगे कि किस टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग 4 टाइप के बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। और एडिशन में भी 2 तरीके की होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओवरऑल 4 हो गए। तो एडिशन की 2, एक एलिमिनेशन हो गई और एक सब्स्टिट्यूशन हो गई, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन भी होता है SN1 SN2, तो हम लोग एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं एडिशन रिएक्शन। सो एडिशन रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पे क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज, ठीक है, या फिर हम लोग बोलते हैं नेट गेन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम इंक्रीज हो जाते हैं इन सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट में नंबर ऑफ एटम्स बढ़ जाएंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। और मेजर इसमें क्या होता है, इट अकर्स ओनली एट डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो जब भी तुम्हें एक डबल और ट्रिपल बॉन्ड दिखे और उसमें नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट की साइड पे ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब क्या है, हम लोग कुछ ऐड कर रहे हैं। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, नंबर ऑफ एटम इंक्रीज हो जाते हैं। कैसे, या तो कोई एटम ऐड हो रहा है या फिर ग्रुप ऑफ एटम उसके अंदर ऐड हो जाता है। तो अगर ये दोनों चीज़ें ऐड हो जाती हैं तो टोटल नंबर ऑफ एटम जो पहले लेफ्ट हैंड साइड पे थे, जो रिएक्शन साइड पे थे, वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। और इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, नो पाई बॉन्ड वैनिशेस, ठीक है। और पाई बॉन्ड क्या हो जाता है, वहां से गायब हो जाता है, ठीक। ये सब भी तुम लोग पहले ही पढ़ चुके हो। एक सेकंड रुको, मैंने ये स्टार्ट कर दिया। ठीक, तो हम लोग एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे थे। तो पहली चीज है कि एडिशन रिएक्शन कहाँ होगी। तो एडिशन रिएक्शन होती है ऑन पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड से होंगे, उनके ऊपर होगी, मतलब डबल बॉन्ड पे हो सकती है, ट्रिपल बॉन्ड पे हो सकती है, या क्वाड्रपल बॉन्ड पे होती है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वाड्रपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता नहीं है, वो सिर्फ इनऑर्गेनिक कुछ कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल मतलब बहुत सारे बॉन्ड्स जब एक साथ होते हैं तब उनके ऊपर होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी एडिशन कर सकता हूँ। जैसे मैं HCl का एडिशन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। HCl है मेरे पास, और मैं चाहता हूँ कि ये HCl इसके ऊपर ऐड हो जाए। तो मैं यहाँ पे, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन नहीं नहीं, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स। अब इधर क्या है, 3-4 चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। पहले ही पता होनी चाहिए कि सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, एंड कैटलिस्ट क्या होता है, ठीक है। ये 4 चीज़ें तुम्हें पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबस्ट्रेट पहले हम लोग देखते हैं सबस्ट्रेट क्या है। तो ये हमारा है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट वो चीज़ होती है जिस पे हम लोग रिएक्शन करना चाहते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर रिएक्शन हो रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट बोलेंगे, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड पे क्या होते हैं, सबस्ट्रेट्स होते हैं। जिस चीज़ से रिएक्शन हो रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीएजेंट। उससे क्या बोलेंगे, रीएजेंट, ठीक है। तो रीएजेंट क्या होता है, रीएजेंट कोई ऐसी चीज़ होती है जो सबस्ट्रेट के ऊपर कोई रिएक्शन करना चाहती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास CH3OH है और इसको मैं कन्वर्ट कर दूँ CH3Cl में। मेरे पास ये
रिएक्शन है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर दूँ। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा ये मेरा होगा सबस्ट्रेट, क्योंकि मैं इसके ऊपर रिएक्शन करवाना चाहता हूँ और इसका OH किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, Cl में। तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। अब मैं कोई ऐसा रिएजेंट डालूंगा, कोई ऐसी चीज़ डालूंगा जो OH को हटा के Cl में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, HCl डाल देता हूँ या PCl3 डाल देता हूँ। तो ये जो PCl3 जो मैंने रिएक्शन के अंदर डाला सो दैट मैं सबस्ट्रेट में से OH हटा के Cl ऐड कर पाऊँ, तो सब्स्टिट्यूट कर पाऊँ। तो ये जो PCl3 जो डाला गया है उसे हम लोग बोलेंगे सबस्ट्रेट, ठीक है। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबस्ट्रेट को हम लोग एरो के ऊपर भी लिख सकते हैं और साइड में भी लिख सकते हैं। तो जैसे मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, प्लस HCl gives this, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग HCl के ऊपर रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, हम लोग रिएक्शन तो किसके ऊपर कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर कर रहे हैं। तो ये हमारा सबस्ट्रेट हुआ और ये वाला क्या होगा, रिएजेंट, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है, जो चीज़ हम लोग ऊपर से डालेंगे, अलग से डालेंगे, किस लिए कि हमारे सबस्ट्रेट के ऊपर, जिसके ऊपर सब्जेक्ट के ऊपर हमारा रिएक्शन हो जाए, उसको हम लोग बोलेंगे सबस्ट्रेट। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट, उसका कोई नाम नहीं। ठीक है, तो सबस्ट्रेट ये है और जो प्रोडक्ट होगा, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट का जो स्ट्रक्चर होगा काफ़ी हद तक सिमिलर होगा, उसमें कुछ चेंजेस होंगे और चेंजेस के बाद पे चेंजेस के हिसाब से ही हम लोग बता सकते हैं कि किस टाइप की रिएक्शन है। अब होता क्या है कि हम लोग ऐड करते हैं, तो मेरे पास HClH है और Cl है, तो HCl यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कैसे ऐड हो जाता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ पे ऐड है, ठीक है। तो होगा क्या कि H एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और Cl एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब ये बॉन्ड कैसे बनाएगा, अब मैं कंसिडर करता हूँ HCl है, तो H के पास कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, Cl के पास क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। ये कार्बन है, कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, या तो इस कार्बन के पास जा सकते हैं या फिर इस कार्बन के पास जा सकते हैं। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, उसी तरीके से मेसोमेरिक इफेक्ट भी था। सॉरी, कौन सा इफेक्ट था वो, मैं भूल गया कि उस इफेक्ट का नाम क्या था। उसमें क्या होता है कि कार्बन के पास क्या हो जाता है, पूरा चार्ज आ जाता है। तो जिस कार्बन के पास चार्ज गया, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चलेगा, इस कार्बन के पास चलेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसके ऊपर क्या आ गया, या मैं इलेक्ट्रॉन को बोलूँ इस कार्बन पे आ गया, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है वो क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। और जैसे ही बॉन्ड बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर इनका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, H, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, Cl, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, H और Cl क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट में क्या होगा, H इधर ऐड हो गया और Cl इधर ऐड हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। अब सबस्ट्रेट में नंबर हम लोग गिनते हैं कि कितने एटम्स थे, तो 1 2 3 4 5 थे, 6 एटम थे। और प्रोडक्ट में कितने हो गए, 8 एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 एटम थे और इसमें क्या हो गया, नेट गेन हो गया, नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए, बढ़ गए हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स अगर बढ़ जाते हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो एडिशन रिएक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मल्टीपल बॉन्ड चाहिए होता है। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड चाहिए होगा, और जिस डबल या ट्रिपल बॉन्ड पे एडिशन होगा वो जो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड होगा वो गायब हो जाएगा, ठीक है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड वैनिशेस। डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद फिर एडिशन हो रहा है तो वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम या कुछ नहीं समझ में आया है? आई गेस समझ में आ ही गया होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं सॉल्वेंट और कैटलिस्ट की।
तो जब भी हम लोग रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन के एरो के नीचे हमेशा होता है एक सॉल्वेंट और ऊपर होता है कैटलिस्ट। अगर रिएक्शन में कैटलिस्ट चाहिए तो कैटलिस्ट ऊपर हो जाएगा और सॉल्वेंट नीचे हो जाएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम ऊपर या नीचे किसको लिखो, वैसे बस कन्वेंशनली हम लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंट को जनरली एरो के नीचे लिखते हैं। बट ऐसा कोई हार्डकोर रूल नहीं है कि सॉल्वेंट को तुम ऊपर नहीं लिख सकते या कैटलिस्ट को नीचे नहीं लिख सकते, ये तुम्हारी मर्जी कैसे भी। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हें सॉल्वेंट नीचे दिखाई देगा और कैटलिस्ट या रिएजेंट ऊपर दिखाई देगा। तो पहले बात कर लेते हैं सॉल्वेंट होता क्या है। तो सॉल्वेंट होता है अ लिक्विड फेज in which reaction can occur। कोई भी ऐसा सोल्यूशन होगा या लिक्विड होगा जहाँ पे रिएक्शन हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे क्या करना है, मुझे रिएक्शन करनी है, तो मैं एक कॉनिकल लिया मैंने यहाँ पे। तो कॉनिकल में पहले मैं सॉल्वेंट डालूंगा। तो सॉल्वेंट मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो मैं यहाँ से ऐसे दिखा देता हूँ कि सॉल्वेंट, तो इसके अंदर मैंने क्या किया, सॉल्वेंट ऐड कर दिया। ठीक, हो सकता है पानी हो या फिर कोई एसीटोन या कोई भी और सॉल्वेंट। फिर इसमें क्या डालूंगा, मैं रिएक्टेंट डालूंगा। फिर इसके अंदर क्या डाला जाएगा, रिएजेंट डाला जाएगा और फिर उसको क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब करते वक्त एक ऐसा फेस चाहिए जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मिल सके। ठीक है, तो अगर मेरे पास रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट है सॉलिड है, रिएजेंट क्या है, ये भी सॉलिड है। तो अगर सॉलिड सॉलिड के साथ क्या हो सकता है, अच्छे से रिएक्ट नहीं कर सकता। ये सॉलिड रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, बहुत कम है। तो हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टेंट को डिसॉल्व कर देते हैं। ठीक है, रिएजेंट को डिसॉल्व कर देते हैं। अब तुम इसको ऐसे ले सकते हो, फॉर एग्जांपल तुम नींबू पानी बना रहे हो, तो उसके लिए तुम्हें नमक भी चाहिए और चीनी भी चाहिए। ठीक है, काला नमक फॉर एग्जांपल, और लेमन जूस भी चाहिए। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, पहले पानी डालोगे, फिर उसमें चीनी डालोगे, फिर उसको डिसॉल्व करोगे। तुम सॉलिड नहीं रहने दोगे क्योंकि अगर वो सॉलिड होगा तो वो प्रॉपर्ली डिसॉल्व नहीं होगा और वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाएगा। ठीक है, तो जब चीज़ें सॉलिड होती हैं तो वो जनरली क्या प्रिपेयर करती हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत कम होता है। एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर कम होगा तो रिएक्शन अच्छे से नहीं होगी। हम चाहते हैं कि जितना मैंने रिएक्टेंट डाला है सारा रिएक्ट कर जाए। अब मैंने 2 ग्राम रिएक्टेंट लिया है और हेट्रोजीनियस अगर मैं ऐसे मिक्स कर दूँ तो वो सारी चीज़ें रिएजेंट और रिएक्टेंट आपस में अच्छे से मिलेंगे नहीं। अगर वो अच्छे से मिलेंगे नहीं तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो अच्छे से रिएक्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं चाहता हूँ कि वो प्रॉपर्ली रिएक्ट करें तो मुझे जो फेज होना चाहिए वो कैसा बनाना चाहिए, होमोजीनियस। तो जब 2 गैसेस मिलती हैं तो वो कैसा फॉर्म करती है, होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म कर लेती हैं ऑटोमेटिकली। जब 2 लिक्विड होते हैं तो वो भी क्या करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म कर सकते हैं अगर वो मिक्सिबल है। ठीक है, लेकिन अगर 2 सॉलिड हैं, इन दोनों को मैं अगर मिक्स करूं तो ये हमेशा क्या बनाते हैं, हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाने की वजह से ये अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाते। तो हम चाहते हैं कि हमारी रिएक्शन अच्छे से हो, तो हम लोग इसलिए पहले क्या यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। अब सॉल्वेंट यूज़ करने का क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्राइटेरिया ये होना चाहिए, हम लोगों का क्या क्या मकसद है सॉल्वेंट यूज़ करने का। हम लोगों का मोटो है कि जितना भी रिएक्टेंट हो और जितना भी रिएजेंट हो वो सारा डिसॉल्व हो जाए। तो हमें सॉल्वेंट इस तरीके का लेना है दैट इट कैन डिसॉल्व ऑल द रिएक्टेंट्स, वो सारे रिएक्टेंट्स को डिसॉल्व कर पाए एंड रिएजेंट्स, और सारे रिएजेंट्स को भी डिसॉल्व कर पाए। तो सॉल्वेंट सबसे अच्छा सॉल्वेंट कौन सा होगा, अगर तुम कोई रिएक्शन कर रहे हो और रिएक्शन करने के लिए तुम्हें कोई सॉल्वेंट चूज करना है तो तुम क्या करोगे, रिएक्टेंट्स को डिसॉल्व करके देखोगे। अगर रिएक्टेंट्स और रिएजेंट सारे एक ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो पाते हैं तो वो सॉल्वेंट तुम्हारे लिए क्या होगा, सबसे बढ़िया होगा, और सॉल्वेंट को तुम लोग यूज कर सकते हो रिएक्शन करने के लिए। जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में हो जाएगा। लेकिन ये प्रोडक्ट भी क्या होगा, सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होगा।
मतलब सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा और फिर वो सॉल्वेंट को क्या कर सकते हैं हम लोग उड़ा देते हैं, ठीक है। जैसे पानी है तो उसको हीट किया तो उड़ गया। इसी तरीके से बहुत सारे हमारे पास रोटेटरी एवापोरेटर होते हैं जहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट को उड़ा देते हैं और हमारा प्रोडक्ट नॉर्मली बच जाता है। द नेक्स्ट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक एजेंट होता है या रिएजेंट ही बोल सकते हैं हम, यूज्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। तो कैटलिस्ट की पहली खासियत ये होती है कि इसे बहुत छोटी अमाउंट में यूज़ करना पड़ता है। 100 ग्राम की रिएक्शन है तो मैं आधा ग्राम कैटलिस्ट यूज़ कर सकता हूँ, 1 ग्राम कैटलिस्ट यूज़ कर सकता हूँ या उससे भी कम, ठीक है। तो कैटलिस्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि सबसे कम अमाउंट में यूज़ होता है और साथ में क्या होता है, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या करेगा, काफ़ी हद तक इंक्रीज कर देगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में यूज़ होता है, तो स्मॉल क्वांटिटीज़ में यूज़ भी हो रहा है और रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर रहा है। अब कैटलिस्ट और रिएजेंट में दो मेजर डिफरेंस आते हैं, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है। ये यूज़ होता है लार्ज क्वांटिटीज़ में। फॉर एग्जाम्पल 100 ग्राम तुम्हारे पास सबस्ट्रेट है तो रिएजेंट भी कितना होगा, या तो 50 होगा, 60 होगा, 70 ग्राम होगा, ठीक है। लेकिन अगर कैटलिस्ट होगा तो वो बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही छोटी क्वांटिटीज में यूज होता है। तो ये एक कैटलिस्ट और रिएजेंट में डिफरेंस होता है। तो अगर कभी भी हम लोग रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्टेंट 1 ले लेता हूँ प्लस रिएक्टेंट 2, मैं दो रिएक्टेंट की रिएक्शन कराने जा रहा हूँ। इसमें मैं नीचे क्या लिखूंगा, सॉल्वेंट, यहाँ पे क्या हो सकता है, रिएजेंट कॉमा कैटलिस्ट, और यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट। तो जिसके ऊपर मैं रिएक्शन कराने वाला हूँ तो दोनों को ही मैं बोल सकता हूँ सबस्ट्रेट है ये, साथ में एक सॉल्वेंट यूज होगा, रिएजेंट यूज हो सकता है कि मुझे इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराने के लिए कोई रिएजेंट डालना है, ठीक है। मतलब दो चीज़ें हैं, इनको मुझे चिपकाना है तो फेविकॉल यूज होगा, तो फेविकॉल उस केस में क्या हो जाएगा, रिएजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। कैटलिस्ट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है और बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटीज में ये यूज होता है और इससे हमें फाइनली क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये तो पहले हो गई रिएक्शन का ओवरव्यू, रिएक्शन में क्या आता है। हम लोग देख रहे थे एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन रिएक्शन में क्या है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे। अब मैं डबल बॉन्ड तो मैंने दिखा दिया था, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ ट्रिपल बॉन्ड पे रिएक्शन। तो मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस है, ठीक है, और मैं ये रिएक्शन कर रहा हूँ प्लैटिनम पे या पैलेटाइज्ड कार्बन पे। तो ये जो पैलेटाइज्ड कार्बन जो मैंने लिखा है, ये क्या है, कैटलिस्ट। ये जो हाइड्रोजन गैस मैं ले रहा हूँ, ये क्या है, ये हमारा रिएजेंट है जो कि क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। और ये जो यहाँ पे लिखा है ये हमारा है सबस्ट्रेट। तो अब मैं क्या करूँगा, ये ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इसको ऐड करने के लिए क्या होगा कि पहले ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स, ये किसके ऊपर अटैक करेंगे, इसके ऊपर अटैक करेंगे। तो अटैक करके दिखाते हैं हम लोग कि Hc डबल बॉन्ड H, ये इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए, इस कार्बन ने ले लिए, तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऊपर दो हाइड्रोजन। इसको फिलहाल ऐसे समझते हैं। फिर ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से अटैच हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, न्यूट्रल, ठीक है। अब यह हाइड्रोजन ने क्या बना लिया, दो बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन कितना बनाता है, एक ही बॉन्ड बनाता है, तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी था। अब ये क्या करेगा, ये जो अपने इलेक्ट्रॉन्स है वो किसको दे देगा, इसको इसको दे देगा। रुको, कुछ गड़बड़ी हो गई। यस,
ठीक है, नहीं ऐसे नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पे इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करे। हाइड्रोजन क्या कर सकता है, एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो वो क्या करेगा, ये बॉन्ड तोड़ देगा। अब ये बॉन्ड जब वो तोड़ेगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देगा, हाइड्रोजन को दे देगा। तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो नेगेटिव पॉजिटिव ने मिलकर क्या बना लिया, एक बॉन्ड बना लिया, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब ये नेगेटिव वाला क्या करता है, इसके ऊपर अटैक करता है, तो यहाँ पे एक हाइड बॉन्ड ऐड हो जाता है। तो पहले हमारे पास सबस्ट्रेट में क्या था, ट्रिपल बॉन्ड था, तो मैंने इसको लिख दिया डबल बॉन्ड सी एच, और दो हाइड्रोजन क्या होगा, ऐड होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर फिर से रिएक्शन करने की कोशिश करता हूँ, तो फिर से रिएक्शन हो जाती है। तो हाइड्रोजन ऐड करूँगा, पहले डाइस कार्बन डालूंगा, तो देखो इसके पास डबल बॉन्ड है, तो इसके ऊपर एडिशन रिएक्शन हो सकती है। एडिशन रिएक्शन कब तक होगी, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक इसके ऊपर एडिशन रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो हाइड्रोजन क्या हो गया, ऐड हो गया, और ये क्या बन गया, CH3। तो अब मैं नंबर ऑफ एटम्स देखता हूँ कि कितने हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, 4 एटम्स थे। यहाँ पे कितने हो गए, 6 हो गए, और यहाँ पे कितने हो गए, 8 हो गए। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। साथ में डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, एक बॉन्ड गायब हो रहा है। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, ये है एक एडिशन रिएक्शन। सिमिलरली डबल बॉन्ड से वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिंगल बॉन्ड में। तो मल्टीपल बॉन्ड गायब हो रहा है, नंबर ऑफ एटम इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, सो एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, एडिशन रिएक्शन में जो मल्टीपल बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड में या सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और साथ में क्या होगा, नेट गेन ऑफ एटम्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, अब ये मैंने थोड़ा क्रिटिकल वे में करा के दिखाया तुम्हें। अब मैं इसको क्या करूँगा कि थोड़ा नॉर्मल वे में तुम्हें सिंपली बताता हूँ कि क्या करना है। तो मेरे पास डबल बॉन्ड है, और मैं चाहता हूँ इसमें HF ऐड करना, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो एक एटम इधर ऐड कर दो, एक एटम इधर ऐड कर दो। ठीक है, तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड में। यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम ऐसे थे, दो हाइड्रोजन एटम ऐसे थे। अब एक जगह तुम क्या ऐड कर दो, हाइड्रोजन ऐड कर दो। इधर मैंने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, फ्लोरीन ऐड कर दिया। सिंपल है। ठीक है, मतलब इस मॉलिक्यूल को इसके ऊपर जोड़ दिया मैंने, और ये क्या बन गया, ये, और ये क्या हो गई, एडिशन रिएक्शन। अब ये जो एडिशन रिएक्शन है, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि मैं हाइड्रोजन या फ्लोरीन को कहीं भी जोड़ सकता हूँ। तो इसके लिए हमारे पास आता है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है कि H is added to that carbon which have more number of hydrogens। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ एक साइंटिस्ट था, और जिन्होंने काफ़ी सारे एडिशन रिएक्शन को स्टडी किया, एंड ही कम टू द कंक्लूजन कि हाइड्रोजन वहीं ऐड होता है जिस कार्बन पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, और जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस जगह पे ऐड हो जाता है जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, कंपैरेटिवली कम होता है। ठीक है, तो उनकी बात मानी गई। ठीक है, क्योंकि उनके पास एक रीज़न था। रीज़न होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो इसको अभी मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि सेकेंड ईयर में हमें ये सारा पढ़ना है, तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जो हम लोगों ने 11th-12th में पढ़ा था कि मार्कोनिकॉफ रूल वहाँ पे है, तो मार्कोनिकॉफ रूल बताया गया है कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। वहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है कि किस वजह से होता है। तो ये फर्स्ट ईयर है, तो मैं अभी तुम्हें सिर्फ उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना 12th में था। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बेसिस पे हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल को जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग सेकेंड ईयर में करेंगे, तो अभी हम लोग सिर्फ इतना ही करेंगे। अब ये मार्कोनिकॉफ रूल हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3, CH3
डबल बॉन्ड सी एच एच, और मुझे इधर ऐड करना है HCl, तो HCl मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो HCl के पास क्या है, दो पार्ट है, एक H है और एक Cl है। तो H मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से H कहाँ ऐड होता है, टू दैट कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ H, जिसके पास ज़्यादा H होता है। तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कहाँ ऐड हो जाएगा, उस कार्बन पे ऐड हो जाएगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो हमारे पास बेसिकली दो कार्बन है जिनके ऊपर डबल बॉन्ड है, और ये जो HCl है वो यहीं ऐड होगा, इन्हीं दो कार्बन पे होगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड हम लोग हटा देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो इस जो कार्बन है इसके पास कितने हैं, दो H एटम है, और इस कार्बन के पास कितना है, 0 H एटम, एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो हाइड्रोजन कहाँ ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड होना प्रेफर करेगा इस कार्बन पे, ठीक है, और Cl क्या हो जाएगा, दूसरे कार्बन पे ऐड हो जाएगा। तो बनाते हैं, तो CH3 CH3, यहाँ पे आ जाएगा Cl, यहाँ पे CH और एक हाइड्रोजन क्या हो गया एक्स्ट्रा ऐड हो गया। तो हाइड्रोजन को वहीं तुम्हें ऐड करना है जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन हो, और ये जो रूल है वो किसका रूल है, मार्कोनिकॉफ, दिस इज योर मार्कोनिकॉफ रूल। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे तुम्हें थोड़ा आसानी हो। हाँ, दूसरा चीज़ है, ये एप्लीकेबल है टू ओनली C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, इन्हीं के लिए ये एप्लीकेबल है। C डबल बॉन्ड O और C ट्रिपल बॉन्ड N, इनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज हमेशा ही रहता है, नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज हमेशा ही रहता है, तो हाइड्रोजन इन्हीं के पास आता है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल एप्लीकेबल नहीं होता, हटा के दिया मैंने। तो कार्बोनिल या C ट्रिपल बॉन्ड N मतलब होमो एटम के लिए यूज हो सकता है, हेट्रो एटम हेट्रो बॉन्ड के लिए, हेट्रो पाई बॉन्ड के लिए एप्लीकेबल ये नहीं होगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे मैंने लिया ये, और इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ H2O। तो अब H2O को हम लोग करेंगे H प्लस प्लस OH नेगेटिव की तरह ऐड। तो H कहाँ ऐड होगा, जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, 2, और इस कार्बन पे कितना है, 1। तो किस पे ज़्यादा है, इस वाले पे ज़्यादा है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे H था, और उसके ऊपर क्या लग जाएगा, एक OH। एक आधा और एग्जाम्पल करते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं। अगर इसमें मैं H2O ऐड करूँगा तो H कहाँ जाएगा, उस कार्बन पे जिस पे ज़्यादा है। तो इस कार्बन पे 1 है और इस कार्बन पे कितना है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो CH3 COH इधर जाएगा, C एक H इधर और एक H इधर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये टॉटोमराइज कर जाता है, जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली कीटोन बन जाता है। ये अभी हमारे पास आएगा जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे कीटोन का प्रिपरेशन करते हैं, तो तुम्हें दिख रहा होगा क्या बन गया, कीटोन। तो कैसे कीटोन का प्रिपरेशन करते हैं वो हम लोग तब देखेंगे। तो कीटोइनॉल टॉटोमरेज क्या होती है वो हम लोग कल ही देख पाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बेसिकली कर लिया क्या, एडिशन रिएक्शन। तो मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ ये एडिशन रिएक्शन तुम लोग करके लेके आना। ठीक है, तो ये 4 होमवर्क हैं,
इसको करके कैसे लेके आओगे? ऑब्वियसली क्लास में डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इनको करके मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है? तो इनको करने के बाद व्हाट्सअप कर दोगे तो फिर मुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा किसने किया है किसने नहीं किया, ठीक है? तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर हम लोग दूसरा रिएक्शन देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन। ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग जाके एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाएंगे।